today we are here to start our chapter number 12, which is about continents, means कि North and South America, and also about Europe. हम जानने वाले हैं. So क्या है इस continent के बारे में? It means that some of the specialities of this continent. So first, here are Srushti. He has sent the album of the pictures of the continent of North America from New York. न्यूयॉर्क में है बट उसने वहाँ से जो पिक्चर्स है उसके पास नॉर्थ अमेरिका के उसके कुछ फोटोज भेजे हैं. लेट्स सी द पिक्चर्स एंड नो मोर अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका. तो हम उसी पिक्चर्स मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे. फिर साउथ अमेरिका रॉकी चेन जो कि एक पूरी माउंटेन रेंज है. पूरी माउंटेन रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से खत्म होगी है वो आगे आएगा. डोंट वरी. ग्रैंड कैन्यन एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. सबसे पहले द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रीज. ये याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3 ऐसी कंट्री है जो उसमें कंसिस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें इंक्लूडेड है. वो कौन सा है? So United States of America means the US, then second one Canada and Mexico. इस तीनों कंट्री का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इंक्लूडेड है. It is spread over 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर. तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2.44 लाख किलोमीटर तक ये स्प्रेड है मतलब कि नॉर्थ अमेरिका. Covering almost 60% of land area of the world. 2.44 बोस का एरिया है जो कवर करता है. तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो 100% हिस्सा है उसमें से 60% जो एरिया है वो नॉर्थ अमेरिका कवर करता है. The natives of the land are known as Red Indians. The new culture of America is developed because of the Europeans' inner relation of people. ये स्टोरी जानना जरूरी है. नीचे आप देख सकते हो जिसमें सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस. आई डोंट नो अबाउट यू बट क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे पर्सन थे जिनका डिजायर था या फिर जो चाहते थे कि उनको इंडिया का सी रूट फाउंड करना है. मतलब कि इंडिया उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं था ऐसी बात नहीं. इंडिया में एंटर होने के लिए एक ही रूट था पहले के टाइम में, वो था लैंड रूट. बट किसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लैंड रूट स्टॉप कर दिया गया और जिसके लिए बाकी कंट्रीज को भी इंडिया में आना है बट लैंड रूट तो है नहीं. तो दूसरा रूट मतलब कि सी रूट फाइंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय. सो इसी के चलते क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द फर्स्ट पर्सन. याद रखना क्रिस्टोफर कोलंबस पहले पर्सन थे जिसने ट्राई किया, एफर्ट लगाया इंडिया का सी रूट फाउंड करने के लिए. बट बाय मिस्टेकली वो पहुंच जाते अमेरिका. इट मींस कि उन्होंने इंडिया फाइंड नहीं किया बट लाइफ टाइम उनको एक मिसकॉन्सेप्शन था. मींस कि वो यही समझते थे कि उन्होंने इंडिया ही फाइंड किया था. इसीलिए वहाँ के जो नेटिव्स थे अमेरिका के जो नेटिव्स थे वो रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं. जो कैरेबियन सी के जो नेटिव्स है वो वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं. ये उसका रीजन है. फिर आगे जाके क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस तो बाय चांस पहुंच गए थे बट ढूंढा नहीं था. फिर आगे जाके दूसरे पर्सन थे जो है अमेरिको वेसुकी. वो ओरिजिनल पर्सन थे जो अमेरिका फाइंड करने गए थे और अमेरिका ही पहुंचे. इसीलिए उसका नाम अमेरिको वेसुकी के नाम के ऊपर से एग्जिस्टेंस में आया अमेरिका. ठीक है, ये याद रखना. सो प्लीज आप अपना पेज टर्न करो और अभी हम आगे देखेंगे. Study the map of North America and write in your notebook the mountains, desert, island, lakes and seas. आपको ये मैप स्टडी करना है एंड फिर उसमें से आपको माउंटेन, डेजर्ट, आइलैंड, लेक आपको फाइंड करने. बट आप सोचेंगे कि हमें आइलैंड या फिर लेक का नाम नहीं पता है. तो वो जब हम नीचे पहुंचेंगे तब सारे माउंटेन्स, डेजर्ट, लेक सारे नाम है, नाम भी आपको मिल
मैप हमें दिया ही है, तो हम आसानी से कंपेयर करके ढूंढ सकेंगे, ठीक है। North America extends from the Arctic Ocean in the north to Panama in the south. North Pole passes from the north of Canada. अभी यहाँ पे आपको मैप दिया है, उसके आप कॉर्नर में देख सकते हो जहाँ से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है नॉर्थ अमेरिका। तो आप ऊपर देखो तो ऊपर आर्कटिक ओशन से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म हो रहा है साउथ में। देखो पनामा, आप मैप में देखोगे आपको दिख जाएगा पनामा है साउथ में, वहां पे खत्म हो रहा है। अगर आप ऊपर कनाडा देखो तो कनाडा में से नॉर्थ पोल पास हो रहा है। एंड सेम वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंट्रल में, जब आप मेक्सिको देखोगे तो सेंट्रल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। सो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ऊपर से अगर एरिया, टोटल एरिया हमें पता है 2.44 लेकिन अगर हम ये तो एरिया बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ऊपर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 9654 किलोमीटर लॉन्ग है। इट्स विड्थ, ये तो लेंथ की बात है ऊपर से नीचे की, लेकिन अगर हम विड्थ अगर देखें मतलब कि उसकी ब्रॉडकास्ट, सो विड्थ फ्रॉम नॉर्थ कनाडा 6033 किलोमीटर बीच में टेपरिंग, जो नीचे आते आते टेपर होता जाता है, मतलब कि सिकुड़ता जा रहा है, वो है 4802 किलोमीटर। ये ऊपर से स्टार्ट करके जब हम नीचे आते हैं तब की बात है, वो टेपर होता जाता है साउथ में। As North America is wider than South America, साउथ अमेरिका से कंपेयर करो तो नॉर्थ अमेरिका थोड़ा बड़ा है, वाइडर मतलब ऐसे बड़ा है। There are 4 standard time zone in the USA. आपने कभी ग्लोब देखा हो तो आपको पता हो कि उसके ऊपर 360 जितनी लाइन्स, टाइम जोन की जो लाइन है वो क्रॉस होती है। एक टाइम को क्रॉस करने के लिए कम से कम 7 मिनट जितना टाइम लगता है। अगर वो ऐसे वाइडर होगा, बड़ा होगा, इट मींस कि वहां पर जो टाइम जोन की लाइन है वो ज्यादा गुजरेगी, इसीलिए एक ही कंट्री में उसके जो टाइम जोन है स्टैंडर्ड टाइम वो 4 तरीकों से मतलब चेंज होते रहते हैं कि किसकी, अगर एक जगह पे 5 मिनट आगे चल रहा हो तो एक जगह में 5 मिनट कम या फिर 10 मिनट आगे, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन ये नॉर्थ अमेरिका में। नीचे द नॉर्थर्न हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज sparsely populated and covered mostly by Canada except for the northwestern portion which is occupied by Alaska, the largest state of the US, and includes the enormous island of Greenland in the northeast. यहाँ पे जो इंक्लूडेड एरिया है उसके आपको कुछ नाम दिए, जैसे कि अगर आप नॉर्थ में बात करो कनाडा की तो उसका नॉर्थ का पार्ट है वो कनाडा जो है वो कवर करता है। फिर उसके बाद अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न में जाओ तो वो एरिया कवर करता है अलास्का, जो कि मतलब लार्जेस्ट माउंटेन रेंज बोल सकते हो स्टेट ऑफ यूएस के। इंक्लूडेड एनॉर्मस, जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड इसलैंड ग्रासलैंड कवर्ड है, ग्रीनलैंड जो कि है नॉर्थ ईस्ट में। सो सिंस देयर These are usually covered with snow. ग्रीनलैंड की बात है कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो यूजुअली स्नो से कवर होता है। एक टाइम के ये जितने भी स्नो एरियाज है वो पिघल भी चुके हैं, जिसकी वजह से नेचुरल लेक्स भी बने। कवर्ड विथ स्नो, सो एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो इम्पॉसिबल है। When the last ice age ended about 4000 years ago, the glaciers melted and from North America's 5 Great Lakes, और जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका, अब यहाँ पे ऊपर देखोगे मैप में तो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे इसे 5 लेक बने बर्फ पिघलने की वजह से। वो 5 लेक है नॉर्थ अमेरिका के 5 ऐसे जो ग्लेशियर्स की
पिघलने की वजह से हुए। तो जिसमें सबसे पहला जो लेक है वो है सुपीरियर, सबसे बड़ा लेक है, मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। The Great Lakes contain 1/5 of the world's fresh surface water, making them the largest system of fresh water on Earth. ये 5 जो लेक्स है उसमें वर्ल्ड का टोटल जो वाटर है, अगर वो 100 लीटर अगर टोटल वाटर है तो उसका 1/5 जितना पानी तो सिर्फ ये 5 लेक में ही मिल जाएगा। मतलब कि 1/5 जो टोटल वाटर है उसका पानी ये 5 फ्रेश जो लेक है वो कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। द ग्रेट प्लेन्स, प्लेन्स की बात करें, अगर मिडल के जो प्लेन्स है उसकी अगर हम बात करें, सो द रिवर्स लाइक, यहाँ पे 3 रिवर है और तीनों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, मिसिसिपी, मिसौरी एंड मैकेंजी। डिपॉजिट रिच एलिवियर ऑन इट्स बैंक्स, क्योंकि ये रिवर्स का ऑब्वियसली किनारा बैंक तो होगा ही, सो इसी रिवर्स की वजह से उसके जो बैंक्स है वो इतने मतलब बड़े भी है, एंड प्लस की पानी की वजह से जो प्लेन्स बनते हैं वो एल्यूवियल मतलब कि काफी फर्टाइल होते हैं, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो आसानी से मिल जाता है। सो मिसिसिपी, मिसौरी एंड मैकेंजी ये तीनों रिवर्स के जो बैंक्स है वो रिच एल्यूवियल मतलब कि फर्टाइल सॉइल से डिपॉजिट है। सो thus creating very fertile basins known as the prairies। ये जो 3 रिवर्स की वजह से जो फर्टाइल सॉइल बनती है मतलब कि एल्यूवियल सॉइल, उसको हम prairies भी बोल सकते हैं। सो एग्रीकल्चर इज द प्राइम ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन, क्योंकि मैंने कहा कि फर्टाइल सॉइल है तो उसको आप ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन मतलब प्राइम ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। What is grown in plenty in this region and it is popular for huge production wheat all over the world। पूरे वर्ल्ड में wheat का प्रोडक्शन इसी एरिया में ज्यादा होता है। टू चेन्स ऑफ माउंटेन रेंज, आगे हमने माउंटेन देखो मैप में सबसे पहले तो हम ये लेक्स के बारे में देख लिया, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है इस मैप में। फिर हमने रिवर्स देखी 3 रिवर्स के बारे में, तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड अभी माउंटेन पहले देख लेते हैं। टू चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस राइज टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट से लेकर उसके नॉर्थ तक, अगर आपके पास मैप बुक है या फिर बुक है तो वो खोलोगे एंड नॉर्थ अमेरिका का मैप निकालोगे तो उसमें पूरी माउंटेन रेंज करके दी है कि नॉर्थ से लेके पूरे ईस्ट तक एक पूरी माउंटेन रेंज जाती है। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दिस माउंटेन आर द रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका's largest chain in the west and considered by older Appalachian mountain to the east। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो पूरी रॉकीज की जो माउंटेन की जो रेंज है जो कि वेस्ट में जो जा रही है वो सबसे लंबी मतलब कि हाईएस्ट पीक की बात नहीं है, उसकी रेंज की मतलब कि इसको हम चेन बोलेंगे पूरी, तो वेस्ट में है रॉकीज, वेस्ट की बात है। सेम अगर हम ईस्ट में चले जाए तो वहां पर है अपालाचियन माउंटेन जो कि ओल्डर माउंटेन चेन मानी जाती है, मतलब सबसे पुरानी। टॉलेस्ट मतलब कि ऐसे टॉलेस्ट जो माउंटेन पीक है यूएस में जो कि है माउंट मैकिनली इज द अलास्का रेंज। इट मींस कि यूएस के तरफ अगर आप जाओ तो वहां पे आपको जो एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है अलास्का। सोचो कि ये अलास्का की माउंटेन रेंज है जिसमें एक पीक सबसे ऊंचा है और उस पीक का नाम है मतलब कि टॉलेस्ट पीक का नाम है माउंट मैकिनली। This is the home of
एस्किमोज एक तरह के ट्राइबल्स है, मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोग who lives in special types of houses, जो एक स्पेशल टाइप के हाउसेस मींस कि इग्लू में रहते हैं जो एक बर्फ से बना हुआ होता है. The wildlife of North America is diverse and includes animals such as reindeer, seals, walrus, white bear etc. आप उसके इमेजेस नीचे देख सकते हो कि वो किस तरह के दिखने वाले एनिमल्स हैं. क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में लैंड का जो एरिया है वेरिएशन है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है. एक टाइम आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिल रहा है वो भी आएगा. फिर हमने लेक्स देखे, रिवर्स देखे, माउंटेन्स देखे, प्लेन्स देखे. तो लैंड एरिया में इतनी डाइवर्सिटी है एंड जिसकी वजह से वहाँ पर एनिमल्स वेजिटेशन में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है. नेक्स्ट हम जानने वाले अबाउट क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. So next about climate, vegetation and wildlife related to North America. So weather varies dramatically across the North American landscape. क्योंकि उसका अगर हम लैंडस्केप देखने की बात करें तो काफ़ी सारे वेरिएशंस है. क्लाइमेट रेंज फ्रॉम आर्कटिक कोल्ड, अगर हम आर्कटिक तो वहाँ का जो वेदर अगर हम रेंज डिसाइड करें सो कोल्ड इक्वेटोरियल कोल्ड से स्टार्ट करके क्योंकि कैंसर उसके एंड में जब तो पनामा जहाँ पे उसका एंड हो रहा है एंड बीच में मेक्सिको जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है. सो इक्वेटोरियल हीट एंड एज वेल एज वहाँ पे कोल्ड रीजन भी एक ही टाइम पे पाए जाते हैं. Precipitation and temperature levels modulate dramatically depending on location. Precipitation means कि snowfall है या फिर टेम्परेचर है वो वहाँ का मॉड्यूलेट होता है, मतलब बनता है या फिर चेंजेस होते हैं, बट वो लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो लोकेशन कौन सा है. In many areas of North America, the climate is extremely cold and dry. जिसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये एक तरह का क्लाइमेट का पार्ट है जहाँ पर कोल्ड एंड ड्राई अगर दोनों वेदर इंक्लूडेड हो तो ऐसे वेदर को हम बोलते हैं टुंड्रा जो पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में. Tundra type of climate which spans from most of the Greenland to the mountains of Alaska to northern Canada. Tundra type of climate हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है जो कि स्टार्ट होता है ग्रीनलैंड और वहाँ की जो माउंटेन रेंज है हमने माउंटेन रेंज देखी थी जिसका नाम है अलास्का डायरेक्ट कैनेडा तक. सेंट्रल अमेरिका एंड साउथर्न मेक्सिको हैज ए ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. उसके बाद मेक्सिको उसके मिडल पार्ट को अगर हम देखने को जाए क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर के ऊपर की जो लाइन है कैंसर वो पास हो रही है तो वो ह्यूमिड एंड हॉट प्लेसेस में माने जाते हैं. सो व्हाइल द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल एंड मॉडरेट क्लाइमेट. एंड अगर कोस्टल एरियाज की बात करें तो हेवी रेनफॉल है एंड टेम्परेचर नॉर्मली कैसा रहता है मॉडरेट की. दिन में अगर धूप ज़्यादा है तो रात में ठंड उतनी ही. Severe weather in the form of thunderstorm is a normal spring and summer occurrence across North America. उसके बाद की अगर हम बात करें सो स्प्रिंग एंड समर में कभी कभी वहाँ पर थंडरस्टॉर्म जो डिवास्टेटिंग थंडरस्टॉर्म है मतलब उसकी वजह से नुकसान बहुत होते हैं. डिवास्टेटिंग टोर्नाडोज आर ऑल्सो कॉमन इन स्प्रिंग एंड समर months. Especially in the central part of the US, deadly tornadoes devastate life and property every time a tornado strikes the USA. Normally USA में समर एंड स्प्रिंग की सीजन में टोर्नाडोज होते रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता है. ओके सो कैनेडा नॉर्थ अमेरिका का एक हिस्सा. North America is the largest continent in the northern hemisphere and Canada occupies a major northern portion of North America, sharing land boundaries with the United States.
नॉर्थ अमेरिका का पूरा मैप देखो तो ऊपर से स्टार्ट करो जहाँ पे आपको कनाडा का एरिया कवर मिलेगा, तो कनाडा, मेक्सिको, यूएस, ये सारे एरियाज उसमें इंक्लूडेड है। तो इन सारे एरियाज में सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है वो है कनाडा। वो अपनी बाउंड्रीज लैंड एरिया यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी कवर करता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाते हैं, इसीलिए। Ottawa is the capital of Canada, while Montreal, Toronto, Winnipeg and Hamilton are its major cities. कनाडा की कैपिटल तो वो है ओटावा। इसके अलावा बाकी बड़े बड़े सिटीज की बात करें तो वो है हैमिल्टन, विनिपेग, टोरंटो एक्सेट्रा। आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा। हमारे यहाँ पे जैसे गेम्स है वहाँ पे भी गेम्स है, लेकिन वहाँ की जो नेशनल गेम्स है वो है आइस हॉकी, आइस के ऊपर खेली जाने वाली हॉकी। Much of the Canada is covered by ice and experience severe weather condition। वहाँ पे मोस्टली कोल्ड वेदर ही पाया जाता है, एक्सपीरियंस होता है, बाकी जो वेदर है वो बहुत कम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। Canada has the longest coastline in the world and enjoys moderate to high temperature throughout the year। कनाडा के पास कोस्टलाइन एरिया भी सबसे ज़्यादा है, अगर वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा कनाडा के पास है। तो इसीलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना या फिर डायरेक्टली गिर जाना देखने को मिलता है। कनाडा हैज मल्टीपल इकोसिस्टम। मल्टीपल इकोसिस्टम मीन्स कि इनकम जनरेट करने के सोर्सेज बहुत है। देखने को जाए तो फॉरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, द पैराइज ऑफ वेस्टर्न कनाडा, द टुंड्रा ऑफ द नॉर्थर्न कनाडा with a large land mass and small population density। मतलब कि जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है बट डेंसिटी बहुत कम है, मीन्स पॉपुलेशन वाली बहुत कम है। The wild lands of Canada provide important habitat for many animals such as the bear, white wolf, deer, otter, beaver and reindeer। otter and beaver वो एक तरह के माउस के ही स्पीसीज में से माने जाते हैं, बट वो हमारे यहाँ के जो माउसेस होते हैं उतने छोटे नहीं होते, वो बड़े होते हैं। एंड क्योंकि लैंड एरिया इतना अच्छा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, तो सेम कंपेयर करें तो एनिमल्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ पे इंसान बढ़ जाते हैं वहाँ पे डायरेक्टली एनिमल्स कम होते जाते हैं, बट जहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमंस डेंसिटी कम है इसीलिए यहाँ पे एनिमल्स में काफ़ी सारे वेरिएशंस। Canada's rivers are famous for their Atlantic salmon। सैल्मन एक तरह की फिश है, सो वो एटलांटिक सैल्मन एंड सेम एज अगर आप पैसिफिक में जाओ तो पैसिफिक सैल्मन वो एरिया के ऊपर डिवाइड कर दिया है, बट दोनों सैल्मन फिश ही है और जिसके लिए वो फेमस है। Canada's many freshwater lakes and streams are home to many varieties of fish। फ्रेशवाटर की वजह से वहाँ पे बहुत सारे फिश में भी वेराइटीज देखने को मिलती है, एंड इसीलिए फिशरीज मतलब ये इंडस्ट्री भी वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है। Canada is the world's largest manufacturer of एब्स्टस। एब्स्टस एक तरह का मिनरल है जिसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली जो फायर फाइटर है, मतलब कि क्योंकि ये जो आग है, फायर है, उसको कंडक्ट नहीं कर पाता, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है एब्स्टस, ताकि आप जो फायर है उससे प्रोटेक्शन आपको मिल जाए। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ निकल एंड प्लेटिनम। दोनों मेटल मिनरल है जिसके प्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी फेमस है। USA, a federal state, has achieved prosperity in the fields of agriculture, trade and industry. Its physiography being extensive and varied, and the USA has the Rockies and Appalachian mountain range। US जहाँ पे Rockies and Appalachian mountain ranges भी है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न की बात करें तो सो रिवर्स लाइक द मिसिसिपी, मिसौरी एंड जो 5 जो ग्रेट लेक्स थे वो भी वहाँ का ही कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि यूएस में पाया जाता है। Tremendously in the agriculture revolution, due to which cotton, corn and wheat are produced in abundance। क्योंकि यहाँ पर
रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन मीन्स की टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है प्लस की एलिवियल सॉइल भी है, जिसकी वजह से कॉटन कॉर्न व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। The mineral deposits of iron, coal, and mineral oil has assisted in the development of industries. And iron, coal या फिर mineral oils की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ। The USA leads the world in the development of transportation, especially roadways. वर्ल्ड का रोड नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली रोडवेज वो वर्ल्ड को लीड करता है, मतलब कि दूसरे कंट्री के साथ जोड़ता है। सुपर हाईवेज एंड फ्री वेज मतलब जहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो नहीं करने हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस हाईवे विदाउट एनी इंटरसेक्शन और टोल बूथ जहाँ पे कोई किसी भी तरह के इंटरसेक्शन नहीं है या फिर टोल बूथ नहीं है। फैसिलिटीज द मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर, जहाँ पर फैसिलिटी है कि एक साथ बहुत सारे पैसेंजर को आप एक साथ ले जा सकते हो, क्योंकि रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास मोटर बाइक है तो आप दो पैसेंजर दो पर्सन ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कितने भी पैसेंजर ले जा सकते हो। सो दिस आर कंसीडर्ड टू बी द बेंचमार्क ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो ये वहाँ का बेंचमार्क है कि जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। The land of volcanoes, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का हमने अभी तक देखा है, नेक्स्ट हम साउथ अमेरिका का देखने वाले हैं, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट जब हमने नॉर्थ अमेरिका स्टडी किया था, अभी उसके बाद पेज नंबर 96 एक्सेस चैप्टर 12 आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 96, लैंड ऑफ वोल्केनोज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब कि जाना जाता है वोल्केनोज इरप्शन के लिए। साउथ अमेरिका इज फोर्थ बिगेस्ट ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट, जो शेप वाइज थोड़ा ट्रायंगुलर दिखता है, इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रायंगुलर जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि 30% लैंड एरिया वर्ल्ड का कवर करता है। नॉर्थ अमेरिका 60%। तो कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका कंप्राइजेस ऑफ मेनी कंट्रीज, उसमें बहुत सारे कंट्रीज कंप्राइजेस है, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना। जियोग्राफिकली साउथ अमेरिका इज जनरली कंसीडर्ड अ कॉन्टिनेंट forming the southern portion of the American landmass, as we know that कि वो क्योंकि वो अमेरिका का southern portion कवर करता है, इसीलिए वो southern hemisphere हम कह सकते हैं। The Andes run down the western edge, ये mountain है, ठीक है। The Andes run down the western edge of the continent and the land to the east, and east में जाओ तो land means की plains है। Northern Andes is largely a tropical rainforest। नॉर्थर्न में जो एंडीज जो आप एरिया देखो जहाँ पे मोस्टली आपको वेदर कंडीशन अगर हम देखें तो बारिश वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ से हमें पता है कि एमेज़न रिवर जो बहुत बड़ी है जो वहाँ से निकलती है। The continent also contain drier regions such as the extremely arid Atacama Desert and the Central Plains, the extensive North American plateaus and the narrow and extremely dry coastal plain। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ड्रायर है, जैसे कि अटाकामा डेजर्ट, वो ड्रायर एरियाज में आ जाएगा। सेंट्रल में सेंट्रल प्लेन्स की बात करें मीन्स की नॉर्थ ईस्टर्न से, तो वहाँ पे प्लेट्यूज है आपको देखने को मिलेगा, एंड जो कि आगे जाके जो कोस्टल प्लेन से उसके साथ में जुड़ जाएंगे, मतलब कि एक्सट्रीम ड्राई एरिया में फिर से होते जाएंगे। Various types of natural resources among the country due to its mountainous geography and the extensive forest of the country, forest of the Amazon।
क्योंकि फिजियोग्राफी लैंड एरिया में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि प्लेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट है, माउंटेन्स है। सो जिसकी वजह से काफी सारे वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट, Amazon forest and Amazon river. Geographically, South America is far from the continent of Asia, Europe and Australia. Hence, the resources obtained here plays a significant role in the political, social and economic life of the people of the continents. दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स है जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इससे ये साउथ अमेरिका काफ़ी दूरी पर है एंड जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है उसको काफ़ी इफेक्ट करता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, irrespective of their geographical distance, play significant role in political, social and economic life of continental areas. Same is अगर साउथ अमेरिका का एरिया अगर उनके लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्ट करता है तो सेम एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया का भी लैंडमार्क्स वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में इफेक्ट करता है। The physiography of South America apparently is seen from the different natural section. वो अलग-अलग sections में हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि mountains मतलब कि Andes Mountain, Central Plains है, Northern Eastern के plateaus है, and Coastal Plains. ये सारे हम बोल सकते हैं कि उसके physiography मतलब कि types of land है South America में। सबसे पहले Andes Mountain range की बात अगर हम करें The Andes is the world's highest mountain range outside of Asia. It is adjacent to Panama, south of the Horn Mountains. Is 8,900 km long, approximately 160 to 600 km wide, and 6,000 meter high mountain range. ये जो Andes mountain है जो कि बहुत बड़ा माना जाता है साउथ अमेरिका में। अगर इसकी पहले हम रेंज की बात करें तो ये जो रेंज है वो 8,900 किलोमीटर। अगर इसकी वाइडनेस ये रेंज इतनी लंबी जाती है बट अगर इसकी वाइडनेस अगर हम देखें तो वो 160 टू 600 किलोमीटर है क्योंकि ये हर जगह पे सेम नहीं होती। सेम इज अगर इसकी हाइट हम देखें तो 6,900 मीटर जितनी हाइट उसकी पीक उसकी चोटी सबकी नहीं इसमें से कुछ ये पूरी माउंटेन रेंज की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये सबसे बड़ा तो जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एकोनकागुआ जो कि ऐसा माना जाता है कि वो वोल्केनिक इरप्शन का ओरिजिन है बट अभी वो एक्टिव वोल्केनो नहीं है। Next to an elevation of about 6,960 meter above sea, जो सी लेवल से 6,960 मीटर की ऊंचाई इसकी हाइट लेंथ पे South America has over 200 volcanoes and Ecuador is one of the many countries of this continent that has the most volcanoes. Ecuador वो वहाँ की प्लेस है जहाँ पर साउथ अमेरिका जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो इरप्शन होते हैं नियरली 200 जितने जहाँ पर अगर इक्वेडर की बात करें तो कंपेरेटिवली वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो इरप्शन है जैसे कि चिम्बोर्सो वो इनएक्टिव वोल्केनो इरप्शन है वोल्केनो है उसका नाम है चिम्बोर्सो एंड कोटोपेक्सी जो एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है टिटिकाका जो कि वहाँ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बोलिविया साउथ अमेरिका जहाँ की जगह है बोलिविया एंड बोलिविया में जो फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम है टिटिकाका जो कि 270 मीटर डीप गहराई पे है सो इट इज द हाईएस्ट लेक सिचुएटेड एट 3,360 मीटर हाई एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड। तो अगर उसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 3,660 मीटर जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है बट उसकी डीपनेस है 275। ये टिटिकाका फ्रेश वाटर की बात है जो कि बोलिविया में है बोलिविया है साउथ अमेरिका। Topography of South America is varied. There
Amazon, Parana, Paraguay, and Orinoco. The highlands means the grasslands of Patagonia desert like Atacama and torrid and rainforest. टोपोग्राफी की अगर बात करें तो हमने माउंटेन्स ऑलरेडी देखी. माउंटेन्स के बाद अगर हम बात करें तो फर्टाइल रिवर. तो वो फर्टाइल रिवर में क्या आएगा? देखो इसका जो टोपोग्राफी है वो है सबसे पहले माउंटेन, फिर फर्टाइल रिवर, तो इसमें आएगा एमेजन, पेराना. फिर हाईलैंड्स की बात करें तो ओरिनोको, पेराना, हाईलैंड्स ऑफ पेटागोनिया. एंड उसके अलावा डेजर्ट की बात करें तो वो है अटाकामा एंड टोरी, अटाकामा एंड टोरी. इसके अलावा रेन फॉरेस्ट भी वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि एमेजन फॉरेस्ट की बात कर लो. ओके, सो ये है उसकी टोपोग्राफी, उसकी लैंड वेरिएशंस. सो उसके बाद हम देखते हैं वाटर सोर्स. साउथ अमेरिका, water source. The origin of the most of the rivers of the continent is found in the Andes Mountain and Eastern Highland. Normally mostly जो rivers है उसका origin place mountains होता है. तो यहाँ पे Andes Mountain and Highlands की बात की गई है ईस्टर्न के. The main river of Amazon are Amazon, Negro, Rovio, Moreira, etc. In which Amazon is the world's longest river. एक्चुअली यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड निकाल के आपको रखना है बिगेस्ट, क्योंकि अमेज़न बिगेस्ट रिवर है. लॉन्गेस्ट रिवर एक्चुअली में 9 है. ठीक है, सो बिगेस्ट रिवर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4827 एंड इससे ज़्यादा एरिया कवर करती है नाइल रिवर. ठीक है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट ना कि अमेज़न. Climate, vegetation and wildlife. The central part of continent of South America is in the torrid region and it has experienced high temperature and frequent rainfall throughout the year. क्योंकि torrid areas है, it means कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे मॉइस्चर मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे frequent rainfall वहाँ पे होती है. Chile and Peru in the south of the continent experience cold and dry. जहाँ पे अगर हम साउथ की बात करें तो चाइले एंड पेरू जहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है बिकॉज ऑफ क्योंकि उसके नजदीकी में ही एंटार्क्टिका है, इसीलिए. द हाई माउंटेनियस रीजन ऑफ एंडीज एक्सपीरियंस स्नोफॉल टू एंड एंडीज बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड होने की वजह से स्नोफॉल भी पाई जाती है. कॉन्टिनेंट हैज 21% फॉरेस्ट एंड 14% ग्रास टाइप ऑफ फ्लोरा. इस कॉन्टिनेंट में 21% जितने फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जबकि 40% जितने ग्रासलैंड से हाई ग्रासलैंड. ब्राजील एंड अर्जेंटीना है टोरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, कैसे एरियाज में होते हैं? नॉर्मली कोल्ड एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑटोमन की सीजन नहीं होती. ये हम ऑलरेडी देख चुके. पंपास एंड सवाना वो है ग्रासलैंड. The alfalfa grass of Pampas is well known. Pampas जो कि ग्रासलैंड है जिसमें अल्फाल्फा ग्रास वो ग्रास का नाम है. ठीक है, वो बहुत बड़े ग्रास होते हैं और जो वहाँ के फेमस है, मतलब कि जाने जाते हैं. The diversity of animal life in Amazon rainforest is unsurpassed from the rest of the world. And rare species of goats and sheep like alpaca and llama नहीं है but llama है. लामा आर फाउंड देयर. यहाँ पे लामा एंड गोट जो कि एक स्पेशलिटीज है शिप्स एंड गोट्स में जो वहाँ पे पाई जाती है. वेरिएंट सील अराउंड द सीज. सीज के अराउंड आपको वेल एंड सील भी देखने को मिल जाएंगे. ड्यू टू द इंटेंसिव रेनफॉल ऑफ द टोरिड रीजन the lateral soil of the area becomes infertile and unsuitable. lateral soil मतलब कि arid soil जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कल्टीवेशन नॉर्मली नहीं कर सकते, तो वो इनफर्टाइल एंड अनसुटेबल हो जाती है. कल्टीवेशन के लिए वो ठीक ठाक नहीं रहती. सो however the
कंपैरिजन में अगर हम साउथ की बात करें मीन्स के चाय लोग पे, तो वहाँ वो कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सुटेबल है बिकॉज ऑफ हाई ग्रासलैंड एंड माउंटेनियस एरिया। एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें, so 60% of the population is involved in agricultural activities and make 4.2% of total agricultural land area। यहाँ के लोग सिर्फ जो लैंड एरिया है उसका 4.2% ही एरिया यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, जबकि वहाँ का जो पॉपुलेशन उसके 60% पॉपुलेशन का ये मेन ऑक्यूपेशन भी है, फिर भी यूज करते सिर्फ 4.2। ये सोचने की बात है, ठीक है। So due to the varied climatic conditions, physiography and soil, the focus of agriculture is slightly altered from shift agriculture to planting of cash crops। planting of cash crops उसको बोलते हैं कि जैसे आप उसका कल्टीवेशन करो तो आपको उसी समय उसको बेचना पड़े, उसको कैश क्रॉप्स कहते हैं। अब उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल कि शुगर केन ऐसी चीज है कि उसका प्रोडक्शन हो जाए तो आप लंबे टाइम तक शुगर केन को स्टोर नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली कब तक करोगे, वो उसको आप तुरंत बेचोगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। तो क्योंकि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो लंबे समय तक मतलब इससे पॉसिबल नहीं है, तो कैश क्रॉप्स ज्यादा होते हैं। सो thus apart from a variety of cash crops, vegetables, orchards, horticulture farm developed tremendously। Here crops like cocoa, coffee, corn, sunflower, linseed and fruits are grown। 90% of the coffee of the world is obtained from the countries like Brazil, Colombia, Venezuela and Ecuador। Argentina, Brazil are the leading producer of wheat and sugarcane also। The minerals like manganese, copper, mineral oil and coal are also obtained here। Maximum tin and mineral oil are found। 4.6% of mineral oil of the world is obtained from Venezuela। वेनेजुला जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल को मिलता है। जब कंपेयर करें ब्राज़ील तो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वहाँ पे कॉफ़ी का, उसके अलावा कोलंबिया, वेनेजुला में भी होता है बट ज़्यादातर ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करें अगर हम, so Brazil is the biggest country in area in the southern hemisphere and fifth in the world। its length and width is almost the same। इसकी लेंथ इसकी विड्थ ऑलमोस्ट सेम है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में पांचवा बड़ा कंट्री माना जाता है। साउथर्न हेमिस्फीयर की ही बात है, पूरे वर्ल्ड में नहीं। पोर्टुगीज रूल ओवर ब्राजील इन ओल्डर टाइम्स। पोर्टुगीज एक तरह की कास्ट है, जैसे इंडिया में इंडियन है वैसे पोर्टुगल कंट्री है, पोर्टुगल के पोर्टुगीज। तो वो पोर्टुगीज उस समय ब्राजील में रूल कर रहे थे। सो देयरफॉर पीपल स्पीक पोर्टुगीजी लैंग्वेज। इट शेयर्स बॉर्डर विद ईच एंड एवरी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका एक्सेप्ट चाइल्ड एंड इक्वेडर। क्योंकि चाइल्ड एंड इक्वेडर उससे काफी फार अवे प्लेसेस थे, सो वो साउथ अमेरिका के बाद मोस्टली कंट्री के साथ वो अपना एरिया शेयर करते हैं। Amazon rainforest is an incredibly diverse ecosystem। There is home to new species of plant because of Amazon river and Amazon forest। वहाँ पे plants, animals, insects, birds काफी ज्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि उनको नॉर्मली वहाँ पे सर्वाइव उनका अडेप्शन मिल जाता है। Anaconda, this large snake is found here। The maximum number of people of the country live in the eastern part of the country। Among them 60% of population live in rural areas, जबकि 60% जितनी population rural areas में पाई जाती है। Due to industrialization, people move to urban areas, but urbanization, industrialization ये main reason है जिसकी वजह से वो revolution कर पाते, transportation possible है, urban areas की तरफ move करते। So Brasilia is the capital of the country। मतलब कि ब्राजील की capital तो ब्राजीलिया। अर्जेंटीना लास्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का, फिर हम यूरोप के बारे में जानेंगे। अर्जेंटीना इज सिचुएटेड नियर एंडीज माउंटेन एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप में ट्रायंगुलर। इट्स विड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ तो उसका जो हाफ हिस्सा है वो इसके जितना है।
इट एक्सटेंड इन द एंटार्क्टिका इन द साउथ एंड वो साउथ में एंटार्क्टिका के नजदीक तक मतलब कि वहां तक वो एक्सटेंड हो रहा है. The warm current blow from the north to south pass through the many volcanoes there and make the land cold and dry. अगर आप नॉर्थ से साउथ की बात करें तो वहाँ पे एक जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज इरप्शन पाए जाते हैं तो चाइना और पेरू के नज़दीक मतलब कि एंटार्क्टिका के एरियाज के नज़दीक जाओगे तो कोल्ड एंड ड्राई एरियाज भी वहाँ पे पाए जाते हैं एक ही कंट्री. So mainly wheat and grapes are grown here. European people are seen more in number क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से वो काफ़ी नज़दीकी एरियाज में पाए जाते हैं स्पेशली इंग्लैंड लंदन ग्रीनलैंड के एरियाज. सो वहाँ पे यूरोपियन ज़्यादा पाए जाते हैं. 68% ऑफ द पीपल लिव इन सिटीज एंड द मेनली स्पीक इंग्लिश. इस कैपिटल इज ब्यूनोस एयर्स. ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया. कनाडा की कैपिटल है ओटावा. अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स. यहाँ तक हम रखेंगे. नेक्स्ट हम जो यूरोप है उसके बारे में हम आगे देखेंगे. ठीक है. सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस. Okay, so good morning students. So after studying about North India and South India, today we are going to learn about Europe, its speciality and its weather caste. First of all, we can know about new things from the internet and we know that. So moreover, we can make friends in far off place or countries. So here Bhavya made friends with Alphonse from Paris and he had sent beautiful snaps of different places of Europe. Here Bhavya had made an internet friend means by throughout Europe. So her friend sent him some of the pictures of Europe. So let's see and learn about it. Your textbook, page number 100. The biggest peninsula of the world, peninsula means the area which is mostly covered by water by approximately from these three sides. Eurasia is separated from Asia by the Ural Mountains. So Lake Ladoga is the largest freshwater lake of the world located in Russia. It is spread over 16 lakh square kilometer and 64 crore people live in this continent. Here, it is believed that Eurasia is separated from Asia. Eurasia एशिया से separated हुआ है. आगे जाके उसका नाम यूरोप होता है. So यूरेशिया मीन्स कि यूरोप की ही बात है जहाँ पे लेडोगा नाम का फ्रेश वाटर है जो कि रशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर माना जाता है एंड जो कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है जहाँ की पॉपुलेशन 64 crores. Bhavya, I shall now tell you about the perennial rivers means कि ऐसी rivers की जो 12 महीनों तक एटलीस्ट बहती रहती है. So Rhine, Volga, Danube, etc. are the main rivers. Vegetation and climate, land and agriculture. The effect of physiography and climate is seen on the land of Europe. Norway and Sweden, located to the north of Europe, has grey soil, while southern Europe has dark brown Cretaceous soil. यहाँ पर नॉर्वे एंड स्वीडन जो नॉर्थ यूरोप के नॉर्थ एरिया में है जहाँ की सॉइल है ग्रे इसकी कलर में ग्रे एंड जब साउथर्न यूरोप में जाओ तो डार्क ब्राउन एंड क्रीनोजियम मीन्स की थोड़ी वो रेडिश होती है. The Mediterranean region is famous for its orchards of citrus fruits means कि खट्टे फ्रूट्स के लिए and its wheat and corn crops. So यहाँ के जो रीजन है वो citrus fruit, wheat and corn crops के लिए काफी फेमस है. Mediterranean areas की बात है. The European continent is divided into two parts, east and west. So due to its physiography, here 75% of people are engaged in agriculture. क्योंकि यहाँ की फिजियोग्राफी मीन्स की सॉइल एबोबिलिटी अच्छी है सो जिसकी वजह से 75% लोग एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है. So various in the plains of Eastern Europe and in the mountainous region of Western Europe,
only 25% are involved in farming. लेकिन जब हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें मीन्स कि ईस्टर्न यूरोप एंड माउंटेनियस रीजन जो कि वेस्टर्न रीजन में है, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जहाँ के सिर्फ 25% लोग ही फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। मीन्स कि मेडिटेरियन एंड साउथर्न के जो पार्ट्स है वो एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादा जुड़े हैं। मिनरल एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ Ural Mountains of Europe produces 56% of mineral of the world. ये वो एरिया है जो एशिया से अलग हुआ था, जिसको हमने नाम था यूरेशिया, जो एशिया से अलग हुआ था, एंड यूरल माउंटेन्स जहाँ पे 56% जितना मिनरल पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का अगर हम कंपेयर करें तो। It produces mainly iron, coal, bauxite and potash. Coal is obtained from Lower Provence of Germany and iron from Polonia province of Russia. यहाँ पर पोलोनिया एंड यूर ये दोनों ऐसे प्रोविंस है जर्मनी एंड रशिया जहाँ से कोल पाया जाता है। ड्यू टू दिस आयरन स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेल इन यूरोप। इसी की वजह से मिनरल्स की वजह से आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। इन कंपैरिजन टू एरिया the density of population is more in Europe than other continents and most of the people lives in cities. Here, density of population ज़्यादा है क्योंकि minerals, agriculture system, soil, so physiography अच्छी है plus minerals 56% जितना अच्छे से पाया जाता है, तो it means कि वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा, density काफ़ी ज़्यादा है and mostly जो person है वो developed area में cities एरिया में रहते हैं। रशिया की बात करें तो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है। द रिवर्स ऑफ रशिया इन यूरोप आर लॉन्ग व्हिच फ्रीज इन द विंटर एंड जो रिवर्स है वो नॉर्मली विंटर के टाइम पे पूरी जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। only 10% of the land of Europe and Russia is suitable for agriculture. एंड रशिया की सिर्फ 10% जितनी ज़मीन है जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। 50% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जबकि 10% लोग ज़मीन मिलने के बावजूद भी 50% लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। Its main crop is wheat. 25% of the total production of wheat of the world is produced in Russia. जहाँ पे 25% पूरे वर्ल्ड का 100% अगर व्हीट का प्रोडक्शन है तो 25% प्रोडक्शन तो हमें रशिया से ही मिलता है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड इज situated on the seaside having modern ideology and technology, जो मॉडर्न सिटी माना जाता है एंड टेक्नोलॉजी से भरपूर। It enjoys a moderate climate. In winter, due to the warm currents that flow from the Atlantic Ocean, ये moderate climate normally experience करता है because of Atlantic flows. The heat reduces when it moves from west to east. वेस्ट से जहाँ पे जो फ्लोज आती है जिसकी वजह से वेस्ट से ईस्ट की जो फ्लोज है जिसकी वजह से हीट रिड्यूस होती है। 4% of the land of England is covered by forest and coal is the main mineral producer. यहाँ पे 4% जितना जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है एंड यहाँ पर जो कोल का मिनरल जो है कोल वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंस की पाया जाता है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ यूरोप एंड पेरिस इज इट्स कैपिटल। पेरिस इज इट्स कैपिटल। फ्रांस जो डेमोक्रेसी मीन्स की हमें पता है डेमोक्रेसी मीन्स की वन टाइप ऑफ रिपब्लिशियन एंड जिसकी कैपिटल है पेरिस। इट इज शेप्ड लाइक अ हेक्सागन, हेक्सागन जैसा उसका शेप है। यू नो दैट हेक्सागन मीन्स व्हाट? Mont Blanc, the highest peak of the West Europe, is located in France. Mont Blanc जो एक वेस्ट यूरोप का हाईएस्ट पीक है। River Seine, the longest river of France, is used as a waterway. And जो river Seine है जिसका यूज as a waterway यूज किया जाता है because it's a perennial. Wheat is produced in France. Minerals such as coal, iron, and bauxite and salt are available here in less quantity. बहुत कम पाया जाता है but पाया जाता है।
Germany. Germany is a landlocked country surrounded by Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, and Denmark. Berlin is its capital city. जर्मनी जो लैंडलॉक्ड कंट्री से सराउंडेड है, काफ़ी डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्री से सराउंडेड है। जो हमने देखा कि फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड हो, डेनमार्क हो, बेल्जियम एक्सेट्रा, नेदरलैंड्स। बर्लिन जो कि वहाँ की कैपिटल है। Germany is mainly divided into two natural parts: snow deposited soil and sandy plains, mountainous region of Alps in the south. साउथ में जाओ तो वहाँ पे एल्प्स की पूरी माउंटेन रेंज है, एंड एक तरफ देखो तो स्नो डिपोजिट सॉइल है, स्नो से कवर्ड सॉइल है, एंड एज वेल एज प्लेन्स भी है वहाँ पे। तो दो ऐसे नेचुरल फेनोमेनन में उसको डिवाइड किया गया है। The Oder, Elbe and Rhine are the main rivers of Germany. Most of the rivers are used as waterways. जहाँ की mostly जो rivers है वो ऐसे waterway की तरह उसको use किया जाता है। There is difference in the climatic condition of the eastern and western part of Germany. And Germany को जो मेनली जो पार्ट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, वहाँ पे अलग दोनों जगह पे डिफरेंस, क्लाइमेट में डिफरेंस पाया गया है। दोनों जगह का इट मीन्स कि वेदर सेम नहीं। As we move from the west to east, the winters are colder and summers hotter. In South Germany, winter is moderate. It means that west से अगर हम ईस्ट जाते हैं तो winters are colder and summers hotter. तो विंटर में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो जबकि समर में और ज़्यादा वहाँ पे गर्मी और हीट आ जाती है। उसकी वेस्टर्न का जो पार्ट है वहाँ पे ठंड ज़्यादा है कंपेयर करें ईस्टर्न से, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा है। बट अगर हम साउथर्न की बात करें तो वो मॉडरेट है, मीन्स की एवरेज कंडीशन। The effect of climate is seen on the vegetation, and यही इफेक्ट वहाँ के वेजिटेशन में भी देखने को मिलता है। Coniferous forest in the cold regions, whereas in the northern province oak, beech, ash and beech trees are found. Coniferous means कि mostly ऐसे एरिया जो mountainous areas, mountainous पे जो forest हो, and वहाँ के trees के नाम दिए oak, beech, ash, beech trees etc. Coal and iron are obtained from Ruhr and Thyssen. Germany is leading country of the world in engineering industry. जहाँ पर जर्मनी वो लीडिंग कंट्री है अगर हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो। The main city of Germany are Munich, Hamburg, Frankfurt and Stuttgart. ये वहाँ के मेन सिटीज है, मीन्स कि also these cities are very developed in compared to other profession and workout activity. So here we have studied about Germany, France, England, Russia, and about Europe. And its main capital, its city, mineral production, its land and agricultural system. So these are about the continents: Europe, South America, and North America. So as well as here we are going to end this session and our chapter also completed. So goodbye.